सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 5 के बारे में, जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए, जिससे हमें पता चलता है कि समाज के बारे में उनकी क्या समझ थी। और इसकी समय सीमा है लगभग 10वीं से 17वीं शताब्दी तक। महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थयात्रियों के रूप में या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं की हैं। वे जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अथवा बस जाते हैं, निश्चित रूप से एक ऐसी दुनिया को समक्ष पाते हैं जो भूदृश्य या भौतिक परिवेश के संदर्भ में और साथ ही लोगों की प्रथाओं, भाषाओं, आस्थाओं तथा व्यवहार में भिन्न होती हैं। इनमें से कुछ इन भिन्नताओं के अनुरूप ढल जाते हैं और अन्य जो कुछ हद तक विशिष्ट होते हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक अपने वृत्तांतों में लिख देते हैं, जिनमें असामान्य तथा उल्लेखनीय बातों को अधिक महत्व दिया जाता है। दुर्भाग्य से हमारे पास महिलाओं द्वारा छोड़े गए वृत्तांत लगभग ना के बराबर हैं। हालांकि हम यह जानते हैं कि वे भी यात्राएं करती थीं। सुरक्षित मिले वृत्तांत अपनी विषय वस्तु के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ दरबार की गतिविधियों से संबंधित होते हैं, जबकि अन्य धार्मिक विषयों या स्थापत्य के तत्वों और स्मारकों पर केंद्रित होते हैं। उदाहरण के लिए 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक हेरात से आए एक राजनयिक अब्दुल रज़्ज़ाक समरकंदी से प्राप्त होता है। कई बार यात्री सुदूर क्षेत्रों में नहीं जाते हैं। उदाहरण के लिए मुगल साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारी कभी कभी साम्राज्य के भीतर ही भ्रमण करते थे और अपनी टिप्पणियां दर्ज करते थे। इनमें से कुछ अपने ही देश की लोकप्रिय प्रथाओं तथा जनवार्ताओं और परंपराओं को समझना चाहते थे। इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरणों के अध्ययन से किस प्रकार हम अपने अतीत के विषय में ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हम 3 व्यक्तियों के वृत्तांतों पर ध्यान देंगे। अल-बरूनी, जो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान आया था, इब्न बतूता, जो 14वीं शताब्दी में मोरक्को से आया, तथा फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर, जो 17वीं शताब्दी में भारत आया। अल-बरूनी के उद्देश्य। अल-बरूनी ने अपने कार्य का वर्णन इस प्रकार किया। उन लोगों के लिए सहायक जो उनसे हिंदुओं धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं, अर्थात हिंदुओं से धार्मिक विषय पर जो चर्चा करना चाहते हैं उनके लिए यह सहायक है जो अल-बरूनी ने ये कार्य किया है, और ऐसे लोगों के लिए एक सूचना का संग्रह जो उनके साथ संबद्ध होना चाहते हैं। पूरी तरह से भिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने के कारण ये लेखक दैनिक गतिविधियों तथा प्रथाओं के प्रति अधिक सावधान रहते थे। देशज लेखकों के लिए ये सभी विषय सामान्य थे जो वृत्तांतों में दर्ज करने योग्य नहीं थे। नजरिए में यही भिन्नता ही यात्रा वृत्तांतों को अधिक रोचक बनाती है। ये यात्री किसके लिए लिखते थे, जैसा कि हम देखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग दृष्टांतों में अलग था। अल-बरूनी तथा किताब उल हिंद, ख्वारिज्म से पंजाब तक। अल-बरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म में सन 973 में हुआ था। ख्वारिज्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अल-बरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिनमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत शामिल है। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, पर फिर भी वह प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह परिचित था, जिन्हें उसने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। सन
1017 में ख्वारिज्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया। अलबरूनी भी उनमें से एक था। वह बंधक के रूप में गजनी आया था, पर धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उसने अपना बाकी जीवन यहीं बिताया। गजनी में ही अलबरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। यह कोई असामान्य बात नहीं थी। 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से हुए संपर्कों ने आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बनाने में मदद की। अलबरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत, धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि उसका यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की थी। उसके लिखने के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे। ये वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक फैले क्षेत्रों से संबंधित थे। इसलिए 1500 ईस्वी से पहले भारत में अलबरूनी को कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा। भारत से बाहर कई अन्य लोग संभवतः ऐसा कर चुके हैं। अब इसमें कुछ सोर्स हैं, इन्हें पढ़ लेते हैं। पहले, ग्रंथों का अनुवाद, विचारों का आदान प्रदान। कई भाषाओं में दक्षता हासिल करने के कारण अलबरूनी भाषाओं की तुलना तथा ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम रहा। उसने कई संस्कृत कृतियों, जिनमें पतंजलि का व्याकरण पर ग्रंथ भी शामिल है, का अरबी में अनुवाद किया। अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने यूक्लिड, एक यूनानी गणितज्ञ, के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया। मापतंत्र विज्ञान मापने के विज्ञान से संबंध रखता है। अब ये हिंदू शब्द पढ़ देते हैं। हिंदू शब्द लगभग 6ठी-5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में हिंदू शब्द लगभग 6ठी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाले एक प्राचीन फारसी शब्द, जिसका प्रयोग सिंधु के पूर्व के क्षेत्रों के लिए होता था, से निकला है। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल-हिंद तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा। कालांतर में तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू, उनके निवास स्थान को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी का नाम दिया। इनमें से कोई भी शब्द लोगों की धार्मिक पहचान का द्योतक नहीं था। इस शब्द का धार्मिक संदर्भों में प्रयोग बहुत बाद की बात है। जैसा हम धर्म को बोलते हैं कि हिंदू धर्म है, हालांकि जो हिंदू शब्द है वो पहले क्षेत्र विशेष के लिए यूज होता था, धर्म के लिए यूज नहीं होता था। जो सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए ये शब्द यूज होता था। जैसे राजस्थान में रहने वाले लोगों को राजस्थानी कह दिया जाए, तो वो स्थान से जुड़ा हुआ है, ना कि धर्म से जुड़ा हुआ। धर्म से वो बाद में जोड़ा गया। चलिए अगला देखते हैं। किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई अलबरूनी की कृति किताब उल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। सामान्यतः, हालांकि हमेशा नहीं, अलबरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना। आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस लगभग ज्यामितीय संरचना, जो अपनी स्पष्टता तथा पूर्वानुमेयता के लिए उल्लेखनीय है, का एक मुख्य कारण अलबरूनी का गणित की ओर झुकाव था।
अल-बरूनी, जिसने लेखन में भी अरबी भाषा का प्रयोग किया था, ने संभवतः अपनी कृतियां उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थीं। वह संस्कृत तथा प्राकृत, पाली तथा प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों तथा रूपांतरणों से परिचित था। इनमें दंतकथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियां सभी शामिल थीं। पर साथ ही इन ग्रंथों की लेखन सामग्री शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था और निश्चित रूप से वह उनमें सुधार करना चाहता था। इब्न बतूता का रेहला। पहले ये सोर्स पढ़ लेते हैं। घोंसले से निकलता पक्षी, यह रेहला से लिया गया एक उद्धरण है। अपने जन्म स्थान तंजियर से मेरा प्रस्थान गुरुवार को हुआ। मैं अकेला ही निकल पड़ा, बिना किसी साथी, यात्री या कारवां के जिसकी टोली में मैं शामिल हो सकूं। लेकिन अपने अंदर एक अधिप्रभावी आवेग और इन प्रसिद्ध पुण्य स्थानों को देखने की इच्छा, जो लंबे समय से मेरे अंतःकरण में थी, से प्रभावित होकर इसलिए मैंने अपने प्रियजनों को छोड़ जाने के निश्चय को दृढ़ किया और अपने घर को ऐसे ही छोड़ दिया जैसे पक्षी अपने घोंसलों को छोड़ देते हैं। उस समय मेरी उम्र 22 वर्ष थी। इब्न बतूता 1354 में घर वापस पहुंचा, अपनी यात्रा आरंभ करने के लगभग 30 वर्ष बाद। अब इब्न बतूता के बारे में पढ़ लेते हैं। इब्न बतूता का रेहला, एक आरंभिक विश्व यात्री। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां देता है। मोरक्को के इस यात्री का जन्म तंजीर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, में हुआ। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक तथा शास्त्ररूढ़ शिक्षा हासिल की। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। उसे यात्राएं करने का बहुत शौक था और वह नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक गया। 1332-33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्राएं कर चुका था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित हो इब्न बतूता ने मुल्तान और उच्च के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। सुल्तान उसकी विद्वत्ता से प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश, जिसे जज कहते हैं, नियुक्त कर दिया। वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा, पर फिर उसने विश्वास खो दिया और उसे कारागार में कैद कर दिया गया। बाद में सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी दूर होने के बाद उसे राजकीय सेवा में पुनर्स्थापित किया गया और 1342 में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया। अपनी नई नियुक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा। मालाबार से वह मालदीव गया, जहां वह 18 महीनों तक काजी के पद पर रहा, पर अंततः उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। बाद में एक बार फिर वह मालाबार तट तथा मालदीव गया और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वह बंगाल तथा असम भी गया। वह जहाज से सुमात्रा गया और सुमात्रा से एक अन्य जहाज से चीनी बंदरगाह नगर
जैतून, जो आज क्वांझू के नाम से जाना जाता है, गया। उसने व्यापक रूप से चीन में यात्राएं की और वह बीजिंग तक गया, लेकिन वहां लंबे समय तक नहीं ठहरा। 1347 में उसने वापस अपने घर जाने का निश्चय किया। चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन और भारत की भी यात्रा की थी, के वृत्तांत से की जाती है। इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपने अधिमत को सावधानी तथा कुशलतापूर्वक दर्ज किया। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि वह विश्व यात्री 14वीं शताब्दी में यात्राएं कर रहा था, जब आज की तुलना में यात्रा करना अधिक कठिन तथा जोखिम भरा था। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगा था। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40 जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती थी। एकाकी यात्री। लंबी यात्राओं में लुटेरे ही एकमात्र खतरा नहीं थे। यात्री गृहातुर हो सकता है, मीन्स उसे घर जाने की इच्छा हो सकती है, और बीमार हो सकता था। यह रिहला से लिया गया एक उदाहरण है। मुझे ज्वर ने पकड़ लिया था, मीन्स बुखार हो गया था उसे, और मैंने अपने आप को कमजोरी के कारण गिरने से बचाने के लिए पगड़ी के कपड़े को जीन से बांध लिया। अंततः हम ट्यूनिस शहर पहुँचे और वहाँ के निवासी शेख और काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आए। वे हर और एक दूसरे के लिए अभिवादन और प्रश्नों के साथ आगे आए, लेकिन उनमें से किसी ने मेरा अभिवादन नहीं किया, क्योंकि वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मेरा परिचय हो। अपने एकाकीपन से मैं इतना उदास हुआ कि अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोक नहीं सका और बहुत रोया। पर एक तीर्थयात्री मेरी कुंठा का कारण जानकर मेरे पास आया और अभिवादन किया। यात्रा करना अधिक असुरक्षित भी था। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के समूहों द्वारा किए गए आक्रमण झेले थे। यहाँ तक कि वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था, पर इससे भी राजमार्गों के लुटेरों को रोका नहीं जा सका। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान उसके कारवां पर आक्रमण हुआ और उसके कई साथी यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जो जीवित बचे, जिनमें इब्न बतूता भी शामिल था, पूरी तरह से घायल हो गए थे। जिज्ञासाओं का उपभोग। जैसा कि हमने देखा है कि इब्न बतूता एक हठीला यात्री था, जिसने उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में अपने निवास स्थान मोरक्को वापस जाने से पूर्व कई वर्ष उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया के कुछ भाग, हो सकता है वह रूस भी गया हो, भारतीय उपमहाद्वीप तथा चीन की यात्रा की थी। जब वह वापस आया तो स्थानीय शासक ने निर्देश दिए कि उसकी कहानी को दर्ज किया जाए। शिक्षा तथा मनोरंजन। इब्न जुज़ई, जिसे इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, अपनी प्रस्तावना में लिखता है, राजा के द्वारा एक शालीन निर्देश दिया गया है कि वह इब्न बतूता अपनी यात्रा में देखे गए शहरों का तथा अपनी स्मृति में बैठ गई रोचक घटनाओं का एक वृत्तांत लिखवाए, और साथ ही विभिन्न देशों के शासकों में से जिनसे वे मिले, उनके महान साहित्यकारों के तथा उनके धर्मनिष्ठ संतों के विषय में बताए। तदनुसार उन्होंने इन सभी विषयों पर एक कथानक लिखवाया, जिसने मस्तिष्क को मनोरंजन तथा कान और आँख को प्रसन्नता दी। साथ ही उन्होंने कई प्रकार के असाधारण विवरण, जिनके प्रतिपादन से लाभप्रद उपदेश मिलते हैं, दिए तथा असाधारण चीज़ों के बारे में बताया, जिनके संदर्भ से अभिरुचि जागी। तो इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने का काम इब्न जुज़ई को दिया गया था, तो उसने ये सब सारी चीज़ें उसमें बताई हैं। इब्न बतूता के पद चिन्हों पर। अब इब्न बतूता से जो मोटिवेट होकर बहुत सारे यात्री भारत आए। अब कौन कौन यात्री आए एक बार हम पढ़ते हैं। इब्न बतूता के पद चिन्हों पर।
1400 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच भारत आए यात्रियों ने फारसी में कई यात्रा वृत्तांत लिखे। उसी समय भारत से मध्य एशिया, ईरान तथा ऑटोमन साम्राज्य की यात्रा करने वालों ने भी कभी कभी अपने अनुभव लिखे। इन लेखकों ने अल-बरूनी और इब्न बतूता के पदचिन्हों का अनुसरण किया। इनमें से कुछ ने इन पूर्ववर्ती लेखकों को पढ़ा भी था। इनमें से सबसे प्रसिद्ध लेखकों में अब्दुल रज़्ज़ाक़ समरकंदी, जिसने 1440 के दशक में व्यापक रूप से यात्राएं की थी, तथा शेख अली हाजिन, जो 1740 के दशक में उत्तर भारत आया था, शामिल है। एक बार और पढ़ देते हैं इसमें। इनमें से सबसे प्रसिद्ध लेखकों में अब्दुल रज़्ज़ाक़ समरकंदी, जिसने 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की थी, महमूद वली बल्खी, जिसने 1620 के दशक में व्यापक रूप से यात्राएं की थी, तथा शेख अली हाजिन, जो 1740 के दशक में उत्तर भारत आया था, शामिल थे। तो यहाँ 3 लेखकों के नाम आए हैं: अब्दुल रज़्ज़ाक़ समरकंदी, महमूद वली बल्खी और शेख अली हाजिन। इनमें से कुछ लेखक भारत से सम्मोहित थे और यहाँ तक कि उनमें से एक महमूद बल्खी तो कुछ समय के लिए सन्यासी भी बन गया था। कुछ अन्य, जैसे कि हाजिन, भारत से निराश हुए और यहाँ तक कि घृणा भी करने लगे। वे भारत में अपने लिए एक उत्सवीय स्वागत की आशा कर रहे थे। उनमें से अधिकांश ने भारत को अचंभों के देश के रूप में देखा। फ्रांसवा बर्नियर एक विशिष्ट चिकित्सक। लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात उनमें से कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों तथा धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत वृत्तांत लिखे। उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों, जैसे जेसुइट रॉबर्टो नोबिली, ने भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित भी किया। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में एक नाम दुआर्ते बारबोसा का है, जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत चित्रण लिखा। कालांतर में 1600 ईस्वी के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी। इनमें से एक प्रसिद्ध नाम फ्रांसीसी जॉरी जॉन बैप्टिस्ट तेवर्नियर का था, जिसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। वह विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था और उसने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की। इनमें से कई यात्री, जैसे इतालवी चिकित्सक मुनकी, कभी भी यूरोप वापस नहीं गए और भारत में ही बस गए। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक तथा एक इतिहासकार भी था। कई और लोगों की तरह ही वह मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था। वह 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा और मुगल दरबार से नज़दीकी रूप से जुड़ा रहा। पहले सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक डॉक्टर के रूप में, और बाद में मुगल दरबार के एक आर्मीनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में। पूर्व और पश्चिम की तुलना। बर्नियर ने देश के कई भागों की यात्राएं की और जो देखा उसके विषय में विवरण लिखे। वह सामान्यतः भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था। उसने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुई 14वें को समर्पित किया था और उसके कई अन्य कार्य प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों को पत्रों के रूप में लिखे गए थे। लगभग प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया। जैसा कि हम देखेंगे, उसका आकलन हमेशा सटीक नहीं था। फिर भी जब उसके कार्य प्रकाशित हुए तो बर्नियर के वृत्तांत अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। मुगल सेना के साथ यात्रा। बर्नियर ने कई बार मुगल सेना के साथ यात्राएं की। यहाँ सेना के कश्मीर कूच के संबंध में दिए गए विवरण से एक अंश दिया जा रहा है। इस देश की प्रथा के अनुसार मुझसे
दो अच्छे तुर्कमान घोड़े देखने की अपेक्षा की जाती है और मैं अपने साथ एक शक्तिशाली फारसी ऊंट तथा चालक, अपने घोड़ों के लिए एक साइस, एक खानसामा तथा एक सेवक जो हाथ में पानी का पात्र लेकर मेरे घोड़े के आगे चलता है भी रखता हूँ। मुझे हर उपयोगी वस्तु दी गई है, जैसे औसत आकार का एक तंबू, एक दरी, 4 बहुत कठोर पर हल्के बैंतों से बना एक छोटा बिस्तर, एक तकिया, एक बिछौना, भोजन के समय प्रयुक्त गोलदार चमड़े के मेजपोश, रंगे हुए कपड़ों के कुछ अंगोछे नैपकिन, खाना बनाने के सामान से भरे 3 छोटे झोले जो सभी एक बड़े झोले में रखे हुए थे, और यह झोला भी एक लंबे चौड़े तथा सुदृढ़ दोहरे बोरे अथवा चमड़े के पट्टों से बने जाल में रखा है। इसी तरह इस दोहरे बोरे में स्वामी और सेवकों की खाद्य सामग्री, साम्राज्य, कपड़े तथा वस्त्र रखे गए हैं। मैंने ध्यानपूर्वक 5 या 6 दिन के उपयोग के लिए बढ़िया चावल, सौंफ, एक प्रकार का शाक पौधा की सुगंध वाली मीठी रोटी, नींबू तथा चीनी का भंडार साथ रखा है। साथ ही मैं दही को टांगने और पानी निकालने के लिए प्रयुक्त छोटे लोहे के अंकुश वाला झोला लेना भी नहीं भूला हूँ। इस देश में नींबू के शरबत और दही से अधिक ताजगी भरी वस्तु कोई नहीं मानी जाती। बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670 से 71 में प्रकाशित हुए थे और अगले 5 वर्षों के भीतर ही अंग्रेजी, डच, जर्मन तथा इतालवी भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया था। 1670 से 1725 के बीच उसका वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार पुनर्मुद्रित हो चुका था और 1684 तक वह 3 बार अंग्रेजी भाषा में पुनर्मुद्रित हुआ था। यह अरबी और फारसी वृत्तांतों, जिनका प्रसार हस्तलिपियों के रूप में होता था और जो 1800 से पहले सामान्यतः प्रकाशित नहीं होते थे, के पूरी तरह विपरीत था। एक अपरिचित संसार की समझ, अलबरूनी तथा संस्कृतवादी परंपरा। पहले सोर्स पढ़ देते हैं। विशाल पहुंच वाली एक भाषा। संस्कृत के विषय में अलबरूनी यह लिखता है, यदि आप इस कठिनाई संस्कृत भाषा सीखने की, यदि आप इस कठिनाई से पार पाना चाहते हैं तो यह आसान नहीं होगा, क्योंकि अरबी भाषा की तरह ही शब्दों तथा विभक्तियों दोनों में ही इस भाषा की पहुंच बहुत विस्तृत है। इनमें एक ही वस्तु के लिए कई शब्द मूल तथा व्युत्पन्न दोनों प्रयुक्त होते हैं और एक ही शब्द का प्रयोग कई वस्तुओं के लिए होता है, जिन्हें भली प्रकार समझने के लिए विभिन्न विशेषक संकेत पदों के माध्यम से एक दूसरे से अलग किया जाना आवश्यक है। तो यहाँ संस्कृत भाषा को समझने में होने वाली कठिनाई के बारे में बताया गया है। चलिए, समझने में बाधाएं और उन पर विजय। जैसा कि हमने देखा है, यात्रियों ने उपमहाद्वीप में जो भी देखा, सामान्यतः उसकी तुलना उन्होंने उन प्रथाओं से की जिनसे वे परिचित थे। प्रत्येक यात्री ने जो देखा उसे समझने के लिए एक अलग विधि अपनाई। उदाहरण के लिए, अलबरूनी अपने निर्धारित उद्देश्यों में निहित समस्याओं से परिचित था। उसने कई अवरोधों की चर्चा की है जो उसके अनुसार समझ में बाधक थे। इनमें से पहला अवरोध भाषा थी। उसके अनुसार संस्कृत अरबी और फारसी से इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करना आसान नहीं था। उसके लिए चिन्हित दूसरा अवरोध धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता थी। उसके अनुसार तीसरा अवरोध अभिमान था। यहाँ रोचक बात यह है कि इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अलबरूनी लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कीर्तियों पर आश्रित रहा। उसने भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भगवत गीता, पतंजलि की कीर्तियों तथा मनुस्मृति आदि से अंश उद्धृत किए। अलबरूनी की जाति व्यवस्था का विवरण। अलबरूनी ने अन्य समुदायों में प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने और व्याख्या करने का प्रयास किया। उसने लिखा कि प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों की मान्यता थी: घुड़सवार और शासक वर्ग, भिक्षु, अनुष्ठानिक, पुरोहित तथा चिकित्सक, खगोलशास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक, और अंत में कृषक तथा शिल्पकार।
दूसरे शब्दों में वह यह दिखाना चाहता था कि ये सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे। इसके साथ ही उसने यह दर्शाया कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता था, उनमें भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में थीं। जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद अलबरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया है। उसने लिखा कि हर वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होती है। सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। अलबरूनी जोर देकर कहता है कि यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी। चलिए अब ये वाला सोर्स पढ़ लेते हैं। ईश्वर ही जानता है। यात्री हमेशा उन्हें बताई गई बातों पर विश्वास नहीं करते थे। अलबरूनी को जब ऐसी लकड़ी की मूर्ति की कहानी के बारे में पता चला जो तथाकथित रूप से 2,16,432 वर्षों तक अस्तित्व में रही, तो वह पूछता है, फिर लकड़ी इतने लंबे समय तक अस्तित्व में कैसे रही होगी, विशेष रूप से ऐसे स्थान पर जहां हवा और मिट्टी काफी आर्द्र होती है। ईश्वर ही जानता है। वर्ण व्यवस्था। अलबरूनी वर्ण व्यवस्था का इस प्रकार उल्लेख करता है। सबसे ऊंची जाति ब्राह्मणों की है, जिनके विषय में हिंदुओं के ग्रंथ हमें बताते हैं कि वे ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न हुए थे, और क्योंकि ब्रह्म प्रकृति नामक शक्ति का ही दूसरा नाम है और सिर शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, इसलिए ब्राह्मण पूरी प्रजाति के सबसे चुनिंदा भाग है। इसी कारण से हिंदू उन्हें मानव जाति में सबसे उत्तम मानते हैं। अगली जाति क्षत्रियों की है, जिनका सृजन ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण के कंधों और हाथों से हुआ था। उनका दर्जा ब्राह्मणों से अधिक नीचे नहीं है। उसके पश्चात वैश्य आते हैं, जिनका उद्भव ब्राह्मण की जंघाओं से हुआ था। शूद्र, जिनका सृजन उनके चरणों से हुआ था। अंतिम दो वर्णों के बीच अधिक अंतर नहीं था, लेकिन इन वर्गों के बीच भिन्नता होने पर भी ये एक साथ एक ही शहरों और गांवों में रहते, समान घरों और आवासों में मिलजुल कर रहते। जैसा कि हमने देखा है, जाति प्रथा के विषय में अलबरूनी का विवरण उसके नियमक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूरी तरह से गहनता से प्रभावित था। इन ग्रंथों में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का प्रतिपादन किया गया था, लेकिन वास्तविक जीवन में यह व्यवस्था इतनी भी कड़ी नहीं थी। उदाहरण के लिए अंत्यज शाब्दिक रूप से व्यवस्था से परे नामक श्रेणियों से सामान्यतः यह अपेक्षा की जाती थी कि वे किसानों और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध करें। दूसरे शब्दों में, हालांकि ये अक्सर सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होते थे, फिर भी इन्हें आर्थिक तंत्र में शामिल किया जाता था। इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा। जब 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता दिल्ली आया था, उस समय तक पूरा उपमहाद्वीप एक ऐसे वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था जो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिमी अफ्रीका तथा यूरोप तक फैला हुआ था। जैसा कि हमने देखा है, इब्न बतूता ने स्वयं इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर यात्राएं की, पवित्र पूजा स्थलों को देखा, विद्वान लोगों तथा शासकों के साथ समय बिताया, कई बार काजी के पद पर रहा तथा शहरी केंद्रों की विश्ववादी संस्कृति का उपभोग किया, जहां अरबी, फारसी, तुर्की तथा अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग विचारों, सूचनाओं तथा उपाख्यानों का आदान प्रदान करते थे। इनमें अपनी धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध लोगों की, ऐसे राजाओं जो निर्दयी तथा दयावान दोनों हो सकते थे की, तथा सामान्य पुरुषों और महिलाओं तथा उनके जीवन की कहानियां सम्मिलित थीं। जो कुछ भी अपरिचित था उसे विशेष रूप से रेखांकित किया जाता था। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था कि श्रोता अथवा पाठक सुदूर पर सुगम्य देशों के वृत्तांत से पूरी तरह प्रभावित हो सकें।
नारियल तथा पान। इब्न बतूता की चित्रण की विधियों के कुछ बेहतरीन उदाहरण इन तरीकों से मिलते हैं, जिसमें वह नारियल और पान, दो ऐसी वनस्पतिक उपज जिनसे उसके पाठक पूरी तरह से अपरिचित थे, का वर्णन करता है। पहले नारियल का वर्णन पढ़ लेते हैं। मानव सिर जैसे गिरीदार फल। नारियल का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है। यह वृक्ष स्वरूप में से सबसे अनोखे तथा प्रकृति में सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से है। ये हुबहू खजूर के वृक्ष जैसे दिखते हैं। इनमें कोई अंतर नहीं है सिवाय एक अपवाद के कि एक से काष्ठ फल प्राप्त होता है और दूसरे से खजूर। नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है, क्योंकि इसमें भी मानो दो आंखें तथा एक मुख है और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है और इससे जुड़े रेशा बालों जैसे दिखता है। वह इससे रस्सी बनाते हैं। लोहे की कीलों के प्रयोग के बजाय इनसे जहाज को सिलते हैं। वह इससे बर्तनों के लिए भी रस्सी बनाते हैं। अब पान के बारे में उसका विवरण पढ़ते हैं। इब्न बतूता द्वारा दिया गया पान का वर्णन। पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर की लता की तरह ही उगाया जाता है। पान का कोई फल नहीं होता और इसे केवल इसकी पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है। इसे प्रयोग करने की विधि यह है कि इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती है। यह जायफल जैसी होती है, पर इसे तब तक तोड़ा जाता है जब तक इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो जाते और इन्हें मुंह में रखकर चबाया जाता है। इसके बाद पान की पत्तियों के साथ इन्हें चबाया जाता है। इब्न बतूता और भारतीय शहर। इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिनके पास आवश्यक इच्छा, साधन तथा कौशल था। ये शहर घनी आबादी वाले तथा समृद्ध थे, सिवाय कभी कभी युद्धों तथा अभियानों से होने वाले विध्वंस के। इब्न बतूता के वृत्तांत से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाले रंगीन बाजार थे, जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। इब्न बतूता दिल्ली को एक बड़ा शहर, विशाल आबादी वाला तथा भारत में सबसे बड़ा बताता है। दौलताबाद, जो महाराष्ट्र में है, दौलताबाद भी कम नहीं था और आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। अब दिल्ली का एक स्रोत दिया हुआ है, वो पढ़ लेते हैं। दिल्ली, जिसे तत्कालीन ग्रंथों में अक्सर दिल्ली के नाम से उद्धृत किया गया था, का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है। दिल्ली बड़े क्षेत्र में फैला घनी जनसंख्या वाला शहर है। शहर के चारों ओर बनी प्राचीर मीन्स दीवार अतुलनीय है। दीवार की चौड़ाई 11 हाथ, 1 हाथ लगभग 20 इंच के बराबर, तो 220 इंच के बराबर होगी लगभग। और इसके भीतर रात्रि के पहरेदार तथा द्वारपालों के कक्ष हैं। प्राचीरों के अंदर खाद्य सामग्री, हथियार, बारूद, प्रक्षेप अस्त्र तथा घेरेबंदी में काम आने वाली मशीनों के संग्रह के लिए भंडार गृह बने हुए थे। प्राचीर के भीतरी भाग में घुड़सवार तथा पैदल सैनिक शहर के एक से दूसरे छोर तक आते जाते हैं। प्राचीर में खिड़कियां बनी हैं जो शहर की ओर खुलती हैं और इन्हीं खिड़कियों के माध्यम से प्रकाश अंदर आता है। प्राचीर का निचला भाग पत्थर से बना है, जबकि ऊपरी भाग ईंटों से। इनमें एक दूसरे के पास पास बनी कई मीनारें हैं। इस शहर के 28 द्वार हैं, जिन्हें दरवाजा कहा जाता है, और इनमें से बदायूं दरवाजा सबसे विशाल है। मांडवी दरवाजे के भीतर एक अनाज मंडी है। गुल दरवाजे की बगल में एक फलों का बगीचा है। इस दिल्ली शहर में एक बेहतरीन कब्रगाह है, जिसमें बनी कब्रों के ऊपर गुंबद बनाई गई है, और जिन कब्रों पर गुंबद नहीं है उनमें निश्चित रूप से मेहराब है। कब्रगाह में कंदाकार चमेली तथा जंगली गुलाब जैसे फूल उगाए जाते हैं और फूल सभी मौसमों में खिले रहते हैं। बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के स्थान ही नहीं थे, बल्कि ये
सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद तथा एक मंदिर होता था और उनमें से कम कुछ में तो नर्तकों, संगीतकारों तथा गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी चिन्हित थे। हालांकि इब्न बतूता की शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी। इतिहासकारों ने इसके वृत्तांत का प्रयोग यह तर्क देने में किया है कि शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गांवों से अधिशेष के अधिग्रहण से प्राप्त करते थे। इब्न बतूता ने पाया है कि भारतीय कृषि के इतना अधिक उत्पादनकारी होने का कारण मिट्टी का उपजाऊपन था, जो किसानों के लिए वर्ष में 2 फसलें उगाना संभव करता था। उसने यह भी ध्यान दिया कि उपमहाद्वीप व्यापार तथा वाणिज्य के अंतर एशियाई तंत्रों से भलीभांति जुड़ा हुआ था। भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में बहुत मांग थी, जिससे शिल्पकारों तथा व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था। भारतीय कपड़ों, विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी तथा साटन की अधिक मांग थी। इब्न बतूता हमें बताता है कि महीन मलमल की कई किस्में इतनी अधिक महंगी थी कि उन्हें अमीर वर्ग के तथा बहुत धनाढ्य लोग ही पहन सकते थे। बाजार में संगीत। यहाँ इब्न बतूता द्वारा दौलताबाद के विवरण से एक अंश दिया जा रहा है। दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार है, जिसे ताराबाद कहते हैं। यह सबसे विशाल और सुंदर बाजारों में से एक है। यहाँ बहुत सी दुकानें हैं और प्रत्येक दुकान में एक ऐसा दरवाज़ा है जो मालिक के आवास में खुलता है। दुकानों को कालीनों से सजाया गया है और दुकान के मध्य में झूला है जिस पर गायिका बैठती है। वह सभी प्रकार की भव्य वस्तुओं से सजी होती है और उसकी सेविकाएं उसे झूला झुलाती हैं। बाजार के मध्य में एक विशाल गुम्बद खड़ा है जिसमें कालीन बिछाए गए हैं और सजाया गया है। इसमें प्रत्येक गुरुवार सुबह की इबादत के बाद संगीतकारों के प्रमुख अपने सेवकों और दासों के साथ स्थान ग्रहण करते हैं। गायिकाएं एक के बाद एक झुंडों में उनके समक्ष आकर सूर्यास्त का गीत गाती और नाचती हैं, जिसके पश्चात वे चले जाते हैं। इस बाजार में इबादत के लिए मस्जिदें बनी हुई हैं। हिंदू शासकों में से एक जब भी बाजार से गुजरता था, गुंबद में उतर कर आता था और गायिकाएं उसके समक्ष गान प्रस्तुत करती थीं। यहाँ तक कि कई मुस्लिम शासक भी ऐसा ही करते थे। आपके विचार में इब्न बतूता ने अपने विवरण में इन गतिविधियों को रेखांकित क्यों किया? संचार की एक अनूठी प्रणाली। व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था। लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय तथा विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर चकित हुआ। इससे व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना और उधार प्रेषित करना संभव हुआ, बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी। डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिनों में पहुंच जाती थीं। घोड़े पर और पैदल। डाक व्यवस्था का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है। भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उलुक कहा जाता है, हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा चालित होती है। पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 अवस्थान होते हैं। इसे दावा कहा जाता है और यह 1 मील का 1/3 होता है। अब हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता है, जिसके बाहर 3 मंडप होते हैं, जिसमें लोग कार्य आरंभ के लिए तैयार बैठे रहते हैं। उनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी एक छड़ होती है, जिसके ऊपर 3 तांबे की घंटियां लगी होती हैं। जब संदेशवाहक शहर से यात्रा आरंभ करता है तो एक हाथ में पत्र तथा दूसरे में घंटियों सहित छड़ लिए वह क्षमता अनुसार तेज भागता है।
जब मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज़ सुनते हैं तो वे तैयार हो जाते हैं। जैसे ही संदेशवाहक उनके पास पहुंचता है, उनमें से एक उससे पत्र लेता है और छड़ हिलाते हुए पूरी ताकत से दौड़ता है जब तक वह अगले दावा तक नहीं पहुंच जाता। पत्र के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक यही प्रक्रिया चलती रहती है। यह पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती है और इसका प्रयोग अक्सर खुरासन के फलों के परिवहन के लिए होता है, जिन्हें भारत में बहुत पसंद किया जाता है। ये एक विचित्र देश 1440 के दशक में लिखा गया अब्दुल रज़ाक का यात्रा वृतांत संवेगों और अवबोधनों का एक रोचक मिश्रण है। एक और केरल में कालीकट आधुनिक कोझिकोड बंदरगाह पर उसने जो देखा उसे प्रशंसनीय नहीं माना। यहाँ ऐसे लोग बसे हुए थे जिनकी कल्पना मैंने कभी भी नहीं की थी। इन लोगों को उसने एक विचित्र देश बताया। कालांतर में अपनी भारत यात्रा के दौरान वह मंगलोर आया और पश्चिमी घाट को पार किया। यहाँ उसने एक मंदिर देखा जिसने उसे प्रशंसा से भर दिया। मंगलौर से 9 मील के भीतर ही मैंने एक ऐसा पूजा स्थल देखा जो पूरे विश्व में अतुलनीय है। यह वर्गाकार था, जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 10 गज ऊंचाई 5 गज थी जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 10 गज ऊंचाई 5 गज थी और जो 4 द्वार मंडपों के साथ पूरी तरह से ढले हुए कांसे से ढका हुआ था। प्रवेश द्वार के द्वार मंडप में सोने की बनी एक मूर्ति थी जो मानव आकृति जैसी तथा आदम कद थी। इसकी दोनों आंखों में काले रंग के माणिक इतनी चतुराई से लगाए गए थे कि प्रतीत होता था मानो वह देख सकती हो। इस शिल्प और कारीगरी के लिए क्या कहने। अब बर्नियर के बारे में पढ़ते हैं। बर्नियर तथा अपविकसित पूर्व। अपविकसित मतलब कम विकसित या जो विकसित नहीं हुआ है। जहां इब्न बतूता ने हर उस चीज का वर्णन करने का निश्चय किया जिसने उसे अपने अनूठेपन के कारण प्रभावित और उत्सुक किया, वहीं बर्नियर एक भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। उसने भारत में जो भी देखा वह उसकी सामान्य रूप से यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस में व्याप्त परिस्थितियों से तुलना तथा भिन्नता को उजागर करने के प्रति अधिक चिंतित था। विशेष रूप से वे स्थितियां जिन्हें उसने अवसादकारी पाया। उसका विचार नीति निर्माताओं तथा बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित करने का था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ऐसे निर्णय ले सकें जिन्हें वह सही मानता था। बर्नियर के ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर अपने गहन प्रक्षेपण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। उसके वृत्तांत की कई चर्चाओं में मुगलों के इतिहास को एक प्रकार के वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया गया है। वह निरंतर मुगलकालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से करता रहा। सामान्यतः यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए उसका भारत का चित्रण द्विविपरीतता के नमूने पर आधारित है। जहां भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया है या फिर यूरोप का विपरीत, जैसा कि कुछ इतिहासकार परिभाषित करते हैं। उसने जो भिन्नताएं महसूस की उन्हें भी पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया, जिससे भारत पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीत हो। भूस्वामित्व का प्रश्न। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव था। उसका निजी भूस्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था और उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना। उसे यह लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था, जो इसे अपने अमीरों के बीच बांटता था और इसके अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनर्थकारी परिणाम होते थे। इस प्रकार का अवबोधन बर्नियर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि 16वीं तथा 17वीं शताब्दी के अधिकांश यात्रियों के वृत्तांतों में मिलता है। राजकीय भूस्वामित्व के कारण बर्नियर तर्क देता है कि भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे,
इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। इस प्रकार निजी भूस्वामित्व के अभाव ने बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय, जैसा कि पश्चिमी यूरोप में हुआ, को रोका था, जो भूमि के रखरखाव तथा बेहतरी के प्रति सजग रहते। इसी के चलते कृषि का समान रूप से विनाश, किसानों का असीम उत्पीड़न तथा समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में अनवरत पतन की स्थिति उत्पन्न हुई, सिवाय शासक वर्ग के। तो बर्नियर मानता था कि जो भूमि का स्वामित्व है, जो प्रॉपर्टी राइट है, वो इंडिविजुअल होने चाहिए, ना कि स्टेट को सारे राइट हों प्रॉपर्टी के। आगे पढ़ते हैं। व्यापक गरीबी। पेल्सर्ट नामक एक डच यात्री ने 17वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में उपमहाद्वीप की यात्रा की थी। बर्नियर की तरह वह भी लोगों में व्यापक गरीबी देखकर अचंभित था। लोग इतनी अधिक तथा दुखद गरीबी में रहते हैं कि उनके जीवन को मात्र नितांत अभाव के कहर तथा कठोर कष्ट दुर्भाग्य के आवास के रूप में चित्रित अथवा ठीक प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। राज्य को उत्तरदायी ठहराते हुए वह कहता है, कृषकों को इतना अधिक निचोड़ा जाता है कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती है। गरीब किसान। यहाँ बर्नियर द्वारा ग्रामीण अंचल में कृषकों के विषय में दिए गए विवरण से एक उदाहरण दिया जा रहा है। हिंदुस्तान के साम्राज्य के विशाल ग्रामीण अंचलों में से कई केवल रेतीली भूमियाँ या बंजर पर्वत ही हैं। यहाँ की खेती अच्छी नहीं है और इन इलाकों की आबादी भी कम है। यहाँ तक कि कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा भी श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन रह जाता है। इनमें से कई श्रमिक गवर्नरों द्वारा किए गए बुरे व्यवहार के फलस्वरूप मर जाते हैं। गरीब लोग जब अपने लोभी स्वामियों की मांगों को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं तो उन्हें न केवल जीवन निर्वाहन के साधनों से वंचित कर दिया जाता है, बल्कि उन्हें अपने बच्चों से भी हाथ धोना पड़ता है, जिन्हें दास बनाकर ले जाया जाता है। इस प्रकार ऐसा होता है कि इस अत्यंत निरंकुशता से हताश हो किसान गांव छोड़कर चले जाते हैं। इस उदाहरण में बर्नियर राज्य और समाज से संबंधित यूरोप में प्रचलित तत्कालीन विवादों में भाग ले रहा था और उसका प्रयास था कि मुगल कालीन भारत से संबंधित उसका विवरण यूरोप में उन लोगों के लिए एक चेतावनी का कार्य करेगा जो निजी भूस्वामित्व की अच्छाइयों को स्वीकार नहीं करते थे। इसी के विस्तार के रूप में बर्नियर भारतीय समाज को दरिद्र लोगों के समरूप जनसमूह से बना वर्णित करता है, जो एक बहुत अमीर तथा शक्तिशाली शासक वर्ग, जो अल्पसंख्यक होते हैं, के अधीन बनाया जाता है। गरीबों में सबसे गरीब तथा अमीरों में सबसे अमीर व्यक्ति के बीच नाम मात्र को भी कोई सामाजिक समूह या वर्ग नहीं था। बर्नियर बहुत विश्वास से कहता है कि भारत में मध्य स्थिति के लोग नहीं हैं। तो बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस रूप में देखा। इसका राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। इसके शहर और नगर विनिष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे और इसके खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए थे। इसका मात्र एक ही कारण था, राजकीय भूस्वामित्व। आश्चर्य की बात यह है कि एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज यह इंगित नहीं करता कि राज्य ही भूमि का एकमात्र स्वामी था। उदाहरण के लिए 16वीं शताब्दी में अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार अबुल फजल भूमि राजस्व को राज्यत्व का पारिश्रमिक बताता है, जो राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले की गई मांग प्रतीत होती है, ना कि अपने स्वामित्व वाली भूमि पर लगान। ऐसा संभव है कि यूरोपीय यात्री ऐसी मांगों को लगान मानते थे, क्योंकि भूमि राजस्व की मांग अक्सर बहुत अधिक होती थी। लेकिन असल में यह ना तो लगान था, ना ही भूमि कर, बल्कि उपज पर लगने वाला कर था। बर्नियर के विवरणों ने 18वीं शताब्दी से पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने उसके वृत्तांत का प्रयोग कर प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने बर्नियर के विवरणों ने 18वीं शताब्दी से पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया
उदाहरण के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने उसके वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया, जिसके अनुसार एशिया प्राच्य अथवा पूर्व में शासक अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाध प्रभुत्व का उपभोग करते थे, जिसे दासता और गरीबी की स्थितियों में रखा जाता था। इस तर्क का आधार यह था कि सारी भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था तथा निजी संपत्ति अस्तित्व में नहीं थी। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजा और उसके अमीर वर्ग को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल से गुजर बसर कर पाता था। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने इस विचार को एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में और आगे बढ़ाया। उसने यह तर्क दिया कि भारत तथा अन्य एशियाई देशों में उपनिवेशवाद से पहले अधिशेष का अधिग्रहण राज्य द्वारा होता था। इससे एक ऐसे समाज का उद्भव हुआ जो बड़ी संख्या में स्वायत्त तथा आंतरिक रूप से समतावादी ग्रामीण समुदायों से बना था। इन ग्रामीण समुदायों पर राजकीय दरबार का नियंत्रण होता था और जब तक अधिशेष की आपूर्ति निर्विघ्न रूप से जारी रहती थी, इनकी स्वायत्तता का सम्मान किया जाता था। यह एक निष्क्रिय प्रणाली मानी जाती थी। परंतु जैसा कि हम देखेंगे, ग्रामीण समाज का यह चित्रण सच्चाई से बहुत दूर था, बल्कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज में चारित्रिक रूप से बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक विभेद था। एक और बड़े जमींदार जो भूमि पर उच्चाधिकारियों का उपभोग करते थे और दूसरी ओर अस्पृश्य भूमि विहीन श्रमिक बालाहार, इन दोनों के बीच में खड़ा किसान था जो किराए के श्रम का प्रयोग करता था और माल उत्पादन में संलग्न रहता था। साथ ही अपेक्षाकृत छोटे किसान भी थे जो मुश्किल से ही निर्वहन लायक उत्पादन कर पाते थे। एक ये सोर्स पढ़ते हैं। यूरोप के लिए एक चेतावनी। बर्नियर चेतावनी देता है कि यदि यूरोप शासकों ने मुगल ढांचे का अनुसरण किया तो उनके राज्य इस प्रकार अच्छी तरह से जुते और बसे हुए, इतनी अच्छी तरह से निर्मित, इतने समृद्ध, इतने सुशिष्ट तथा फलते फूलते नहीं रह जाएंगे जैसा कि हम उन्हें देखते हैं। दूसरी दृष्टि से हमारे शासक अमीर और शक्तिशाली हैं और हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी और बेहतर और राजसी ढंग से सेवा हो। वे जल्द ही रेगिस्तान तथा निर्जन स्थानों के भिखारियों तथा क्रूर रोगों के राजा बनकर रह जाएंगे, जैसे कि वे जिनके विषय में मैंने वर्णन किया है मुगल शासकों के विषय में। हम उन महान शहरों और नगरों को खराब हवा के कारण न रहने योग्य अवस्था में पाएंगे तथा विनाश की स्थिति में जिनके जीर्णोद्धार की किसी को चिंता नहीं है, व्यक्त टीले और झाड़ियां अथवा घातक दलदल से भरे हुए खेत, जैसा कि पहले ही बताया गया है। एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई। हालांकि मुगल राज्य को निरंकुश रूप देने की तन्मयता स्पष्ट है, लेकिन उसके विवरण कभी कभी एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। उदाहरण के लिए वह कहता है कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादनों को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राजा द्वारा कर लिया जाता था, इसलिए उत्पादन हर जगह पतनोन्मुख था। साथ ही वह यह भी मानता है कि पूरे विश्व से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी, क्योंकि उत्पादों का सोने और चांदी के बदले निर्यात होता था। वह एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय जो लंबी दूरी के विनिमय से संलग्न था के अस्तित्व को भी रेखांकित करता है। भिन्न सामाजिक आर्थिक परिदृश्य। बर्नियर के वृत्तांत से लिए गए इस उद्धरण को पढ़िए, जिसमें कृषि तथा शिल्प उत्पादन दोनों का विवरण दिया गया है। यह ध्यान देना आवश्यक है कि इस देश के विस्तृत भूभाग का अधिकांश भाग अत्यधिक उपजाऊ है। उदाहरण के लिए बंगाल का विशाल राज्य, जो मिस्र से न केवल चावल, मकई तथा जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में, बल्कि उन अनगिनत वाणिज्यिक वस्तुओं के संदर्भ में जो मिस्र में भी नहीं उगाई जाती, जैसे रेशम, कपास तथा नील, कहीं आगे है। भारत के कई ऐसे भाग भी हैं जहां जनसंख्या पर्याप्त है और भूमि पर खेती अच्छी होती है, और जहां एक शिल्पकार, जो हालांकि मूल रूप से आलसी होता है, आवश्यकता से या किसी अन्य कारण से अपने आप को गलीचों, जरी, कसीदाकारी, कढ़ाई, सोने और चांदी के वस्त्रों तथा विभिन्न प्रकार के रेशम तथा सूती वस्त्रों, जो देश में भी प्रयोग होते हैं और विदेश में भी निर्यात किए जाते हैं, के निर्माण का कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है।
यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पूरे विश्व के सभी भागों में संचलन के पश्चात सोना और चांदी भारत में आकर कुछ हद तक खो जाता है। 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था। यह औसतन उसी समय पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। इतने पर भी बर्नियर मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहता है, जिससे उसका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। उसका विश्वास था कि ये राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते थे और इसके कहीं चले जाने के बाद तेजी से पतनोन्मुख हो जाते थे। उसने यह भी सुझाया कि इनकी सामाजिक और आर्थिक नींव व्यवहार्य नहीं होती थी और ये राजकीय प्रश्रय पर आश्रित रहते थे। भूस्वामित्व के प्रश्न की तरह ही बर्नियर एक अति सरलीकृत चित्र प्रस्तुत कर रहा था। वास्तव में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे: उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान आदि। इनका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदायों तथा व्यावसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक है। व्यापारी अक्सर मजबूत सामुदायिक अथवा बंधुत्व के संबंधों से जुड़े होते थे और अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थानों के माध्यम से संगठित रहते थे। पश्चिमी भारत में ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता था और उनके मुखिया को सेठ। अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा होता था, जिसे नगर सेठ कहा जाता था। अन्य शहरी समूहों में व्यावसायिक वर्ग जैसे चिकित्सक, हकीम अथवा वैद्य, अध्यापक, पंडित या मुल्ला, अधिवक्ता, वकील, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखक आदि सम्मिलित थे। यहाँ कई राजकीय प्रश्रय पर आश्रित थे। कई अन्य संरक्षकों या भीड़भाड़ वाले बाजार में आम लोगों की सेवा द्वारा जीवन यापन करते थे। ये सोर्स पढ़ते हैं। राजकीय कारखाने। संभवतः बर्नियर एकमात्र ऐसा इतिहासकार है जो राजकीय कारखानों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। कई स्थानों पर कई बड़े कक्ष दिखाई देते हैं जिन्हें कारखाना अथवा शिल्पकारों की कार्यशाला कहते हैं। एक कक्ष में कसीदाकार एक मास्टर के निरीक्षण में व्यस्तता से कार्यरत रहते हैं। एक अन्य में आप सुनारों को देखते हैं, तीसरे में चित्रकार, चौथे में प्रलाक्षारस का रोगन करने वाले, पांचवें में बढ़ई, खरादी, दर्जी तथा जूते बनाने वाले, छठे में रेशम, जरी तथा महीन मलमल का काम करने वाले। शिल्पकार अपने कारखानों में हर रोज सुबह आते हैं, जहां वे पूरे दिन कार्यरत रहते हैं और शाम को अपने अपने घर चले आते हैं। इसी निश्चेष्ट नियमित ढंग से उनका समय बीतता जाता है। कोई भी जीवन की इन परिस्थितियों में सुधार करने का इच्छुक नहीं है जिनमें वह पैदा हुआ था। महिलाएं दासियां, सती तथा श्रमिक। महिलाओं के बारे में विवरण है यहाँ पर। पहले विवरण का देख लेते हैं। जिन यात्रियों ने अपने लिखित वृतांत छोड़े हैं वे सामान्यतः पुरुष थे, जिन्हें उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति का विषय रुचिकर और कभी कभी जिज्ञासापूर्ण लगता था। कभी कभी वह सामाजिक पक्षपात को सामान्य परिस्थिति मान लेते थे। उदाहरण के लिए बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे और नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊंट तथा दास खरीदे। जब वह मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश के बादाम के साथ एक दास और घोड़ा भेंट के रूप में दिए। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1,00,000 टके तथा 200 दास दे दिए। इब्न बतूता के विवरण से प्रतीत होता है कि दासों में काफी विभेद था। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन में निपुण थी और इब्न बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर उनके प्रदर्शन से खूब आनंदित हुआ। सुल्तान अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त करता था। दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था और इब्न बतूता ने
इनकी सेवाओं को पालकी या डोले में पुरुषों और महिलाओं को ले जाने में विशेष रूप से अपरिहार्य पाया। दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए थी बहुत कम होती थी। अधिकांश परिवार जो उन्हें रख पाने में समर्थ थे कम से कम एक या दो तो रखते ही थे। सभी समकालीन यूरोपीय यात्रियों तथा लेखकों के लिए महिलाओं से किया जाने वाला बर्ताव अक्सर पश्चिमी तथा पूर्व के समाजों के बीच भिन्नता का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता था। इसलिए यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि बर्नियर ने सती प्रथा को विस्तृत विवरण के लिए चुना। उसने लिखा कि हालांकि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थीं, अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था, लेकिन महिलाओं का जीवन सती प्रथा के अलावा कई और चीज़ों के चारों ओर घूमता था। उनका श्रम कृषि तथा कृषि के अलावा होने वाले उत्पाद दोनों में महत्वपूर्ण था। व्यापारिक परिवारों से आने वाली महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थीं, यहाँ तक कि कभी-कभी वाणिज्यिक विवादों को अदालत के सामने भी ले जाती थीं। अतः यह असंभाव्य लगता है कि महिलाओं को उनके घरों के खास स्थानों तक परिसीमित किया जा कर रखा जाता था। अब ये दो वृत्तांत हैं। इब्न बतूता हमें बताता है, यह सम्राट की आदत है हर बड़े या छोटे अमीर के साथ अपने दासों में से एक को रखने की जो उसके अमीरों की मुखबिरी करता है। वह महिला सफाई कर्मचारियों को भी नियुक्त करता है जो बिना बताए घर में दाखिल हो जाती हैं और दासियों के पास जो भी जानकारी होती है वह उन्हें दे देती हैं। अधिकांश दासियों को हमलों और अभियानों के दौरान बलपूर्वक प्राप्त किया जाता था। अब सती बालिका, यह संभवतः बर्नियर के वृत्तांत के सबसे मार्मिक विवरणों में से एक है। लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क विधवा जिसकी आयु मेरे विचार में 12 वर्ष से अधिक नहीं थी की बलि होते हुए देखी। उस भयानक नर्क की ओर जाते हुए वह असहाय छोटी बच्ची जीवित से अधिक मृत प्रतीत हो रही थी। उसके मस्तिष्क की व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन 3 या 4 ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत जिसने उसे अपनी आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था, की सहायता से उस अनिच्छुक पीड़िता को जबरन घातक स्थल की ओर ले गए। उसे लकड़ियों पर बैठाया, उसके हाथ और पैर बांध दिए ताकि वह भाग ना जाए, और इस स्थिति में उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया गया। मैं अपनी भावनाओं को दबाने में और उनके कोलाहलपूर्ण तथा व्यर्थ के क्रोध को बाहर आने से रोकने में असमर्थ था। तो यहाँ बर्नियर ने सती प्रथा का वर्णन किया है। अब ये पाठ आपने देखा होगा कि यात्री वृत्तांत इन शताब्दियों में पुरुषों और महिलाओं के जीवन की एक रोचक झांकी प्रस्तुत करते हैं। इन वृत्तांतों से हम बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पर इनमें सामाजिक जीवन के कई आयाम अनछुए रह जाते हैं या फिर एक दृष्टिकोण विशेष से देखे जाते हैं, जिन्हें इन वृत्तांतों को पढ़ते हुए ध्यान में रखना आवश्यक है। साथ ही उपमहाद्वीप के पुरुषों और संभवतः महिलाओं के अनुभव और प्रक्षेण अपेक्षाकृत अज्ञात हैं, जिन्होंने समुद्रों और पर्वतों को पार किया और उपमहाद्वीप के परे क्षेत्रों में साहसिक यात्राएं की। उन्होंने क्या देखा और सुना, सुदूर क्षेत्रों के लोगों के साथ उनके संबंध किस प्रकार ढले, वे किन भाषाओं का प्रयोग करते थे। उम्मीद है इन पर और अन्य प्रश्नों पर आने वाले वर्षों में इतिहासकार योजनापूर्ण तरीके से ध्यान केंद्रित करेंगे। धन्यवाद।